सारा मुंबई मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद ने बांटा हुआ है। हर बड़े गुंडे का अपना इलाका है जहां दूसरा गुंडा कोई वारदात नहीं कर सकता। इसमें जेब तराशी से लेकर बैंक डकैती तक के जराइम शामिल हैं। बल्कि गुंडागर्दी तो दरकनार, मुंबई और कराची जैसे बड़े शहरों में तो भीख मांगने वाली माफिया तक ने इलाके तकसीम किए हुए हैं। राजपूत दादा भी इसी सिलसिले में सुल्तान दादा के पास हिसाब किताब करने आया था कि उसके तई सुल्तान दादा ने हमें उसकी हुदूद में अगवा करके हदबंदी की खिलाफ वर्जी की थी और सुल्तान दादा ने हिकमत से मामला संभाल लिया था। चारपाई संभालते हुए अल्लाडीनू ने हैरानी जाहिर की। इन गुंडों का जासूसी निजाम तो हुकूमत से कई गुना तेज है। मैं हंसा। पेट का मामला है भाई, एक न्याम में दो तलवारें नहीं समा सकती। दो मुल्ला मुर्गी हराम कर देते हैं, दो सिपासलार फौज मरवा तो सकते हैं, लड़ा नहीं सकते। फिर एक इलाके में दो गुंडों का राज कैसे हो सकता है? अल्लाडीनू ने दुख जाहिर किया। कराची में थोड़ा अरसा रहने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ भी यही हालत है। मैंने कहा इसकी बड़ी वजह हमारी गंदी सियासत है। बेचारी पुलिस तो वजीरों के हाथों यरगमाल बनी है। जिस डाकू गुंडे पर हाथ डालती है वो किसी न किसी एमए का अपना बंदा या मंजूर नजर निकलता है। आर्मी पहले ही इतने महाजों पर मुनकसिम है कि कोई नया महाज नहीं खोल सकती, तो बदलाव कैसे आएगा? यकीन करो पुलिस को खुद मुख्तार करना इस मसले का बेहतरीन हल है, मगर साहिब इख्तदार तबके को ये हल मंजूर नहीं। अल्लाडीनू ने मौजू तब्दील किया। बोला वैसे सुल्तान दादा ने कुछ ज्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं किया। मैंने कहा गलती का एतराफ करना उसकी मजबूरी थी। राजपूत दादा के इलाके में दखल अंदाजी उसने की थी और राजपूत का यूं उसके अड्डे पर चढ़ दौड़ना जाहिर है कि वो अफरादी ताकत में सुल्तान दादा से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। अल्लाडीनू ने नया मौजू छेड़ दिया। यकीनन शुक्ला जी के जेर जमीन अफराद से करीबी ताल्लुकात होंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया, तभी उसके मुतालिक इन लोगों से किसी भी किस्म की मालूमात लेने से गुरेजा हूँ। अल्लाडीनू ने ख्याल जाहिर किया हम नौकरी हासिल करने के बहाने जेर जमीन काम करने वाले किसी और ग्रोह से भी ये मालूमात ले सकते हैं। उसका मशवरा पसंद आया था। मैंने इत्तेफाक में सर हिला दिया और हम इसी बारे में मशवरा करने लगे, मगर विक्रम ने हमें ज्यादा देर गपशप न करने दी। दरवाजा बजाकर वो जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर आ गया। अपना सामान उठाकर मेरे साथ चलें। उसके लहजे में हल्की सी घबराहट थी और अंदाज ऐसा नहीं था कि इस्तफसार के चक्करों में वक्त खोटा करते। अपने मुख्तसर बैग संभाल कर हम उसकी मैयत में कमरे से निकले। इमारत के दाखिली दरवाजे की बजाय वो एक और कमरे में घुस गया। वो ख्वाबगाह थी। एक कोने में सिंगल बेड रखा था, साथ फोम की 3 कुर्सियां पड़ी थीं और अकबी दीवार के साथ लकड़ी की मुनक्कश पट वाली कपड़ों की एक चौड़ी अलमारी रखी थी। विक्रम ने अलमारी के पट खोलकर हैंगर में लटके कपड़ों को बाईं जानिब इकट्ठा किया और कोई मखसूस बटन दबा दिया। अलमारी पीछे की जानिब खुल गई थी। एक तंग सा दरवाजा नजर आया जिसके अकब में सीढ़ियां थीं। विक्रम पहली सीढ़ी पर रुक गया। हमें नीचे उतरने का इशारा करके वो खुद दरवाजा बंद करने लगा। 10-15 सीढ़ियां उतरकर छोटी सी गैलरी थी। उसके बाद फिर सीढ़ियां थी। विक्रम हमसे आगे बढ़ गया। सीढ़ियों का इख्तिताम लकड़ी के दरवाजे पर हुआ। दरवाजा खोलकर विक्रम अंदर घुसा। पहले कमरे की तरह ही वहां भी कपड़ों की एक अलमारी रखी हुई थी। अलमारी के रास्ते हम दूसरी जानिब ख्वाबगाह में पहुंच गए। विक्रम ने एक चाबी मेरी तरफ बढ़ाई। दाएं जानिब तीसरे चौथे नंबर पर कमरा नंबर 119 है, वहां ठहर कर अगली हिदायत का इंतजार करो। अल्लाडीनू ने कहा ठीक है, मगर जाने से पहले हमारी उलझन दूर कर दो। विक्रम ने वजाहत की राजपूत दादा को हमारी कार्रवाई की इत्तला करण चावला से मिली है और जेर जमीन हलकों में करण चावला की शोहरत रॉ के मखसूस कारिंदे की हैसियत से है। यकीनन अपना शक दूर करने को उसने राजपूत दादा की सुल्तान दादा तक रहनुमाई की है और इस सूरत में सीधे रास्ते से जाना आपको फंसा सकता है। बहरहाल मुतमईन न होना कि खतरा अब तक टला नहीं और सुल्तान दादा की इजाजत के बगैर कहीं जाने की कोशिश न करना, ना खुद को कैदी समझना। सब कुछ आपके फायदे के लिए किया जा रहा है। हम इस बात में सर हिलाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकले। खुद को गैलरी में पाया जिसके दोनों जानिब कमरे बने थे। दरवाजे पर कमरा नंबर्स की तख्तियां देखकर अंदाजा हुआ कि होटल में थे। उनके अड्डे के अकबी जानिब जो होटल था, यकीनन खुफिया रास्ते के जरिए हम वहां पहुंच गए थे। दाएं जानिब चौथा दरवाजा कमरा नंबर 119 का था। कुफल खोलकर हम अंदर घुस गए। वो दरमियाने हजम का कमरा था। कोने में डबल बेड और उसके साथ शीशे की एक मेज और सामने सोफा सेट रखा हुआ था। बाएं हाथ बैतुल खला और गुस्ल खाने का दरवाजा था। दाईं दीवार में एक बड़ी खिड़की थी जिस पर दबीज पर्दा लटक रहा था। सोफे पर नशिस्त संभालते हुए अल्लाडीनू बोला,
यकीनन हमारा ड्रामा नाकाम हो गया है। मैंने कहा, जरूरी तो नहीं कि इंसान जो सोचे वही हो। मैं बेड पर लेट गया। उसने मुंह बनाया, नाकामी बर्दाश्त करना इतना भी आसान नहीं होता। मैंने शुक्रगुजारी का इजहार किया। खुशकिस्मत हैं कि नाकामी की इत्तला हमें दुश्मन की जबानी सुनने को नहीं मिली, वरना यह भी मुमकिन था अपनी आंख किसी उकूबत खाने में खुलती। अलादीनो ने फिक्रमंदी जाहिर की। क्या तुम्हें लगता है सुल्तान दादा हमारे लिए रॉ से टक्कर ले पाएगा? मैं बज़ाहिर मुत्तफिक हुआ। एतबार करने के अलावा कोई सूरत है तो बताओ। वो बोला, अगर मामला सचमुच रॉ का है तो वो इतनी आसानी से सुल्तान दादा का पीछा नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ से निकलने में जितनी सुस्ती दिखाएंगे हमारे गिर्द घेरा उतना तंग हो जाएगा। मैं मोतरिज हुआ, मगर विक्रम हमें कहीं जाने से मना कर चुका है। डीनू मानी खेज लहजे में बोला, और हम इतने भोले हैं ना कि उसका कहना मान लेंगे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें सुल्तान दादा पर शक है? उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, मगर उसका खुलूस भी शायद हमारे काम ना आ सके। वो सुल्तान दादा की किसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मजबूर भी कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने होटल को नजरअंदाज कर दिया होगा। यकीनन होटल से सुल्तान दादा के ताल्लुक को वो अच्छी तरह जानते होंगे। करण चावला अब तक राजपूत दादा से सुल्तान दादा की वारदात की वजाहत सुन चुका होगा, और उसके बाद 2 + 2 4 की तरह मंतकी नतीजा अखज़ करना उसके लिए मुश्किल न होगा। उसने जोर दिया, यही तो कह रहा हूँ, घेरा मुकम्मल होने से पहले भागना मुफीद रहेगा, दूसरी सूरत में फंसना यकीनी हो जाएगा। मुत्तफिक होने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, तो चलें। अलादीनो ने मंसूबा पेश किया। अलग अलग एक दूसरे से फासला रख कर चलेंगे। बिछड़ गए और मोबाइल फोन पर भी बात ना हुई तो नेता बस स्टेशन पर कल और परसों दिन के 10 बजे से 12 बजे तक एक दूसरे का इंतजार करेंगे। इंडियन कनेक्शन के मोबाइल फोन हमें मस्कत ही में अपने खास एजेंटों से मौसूल हो गए थे। मैंने उम्मीद जाहिर की शायद वो हमारी सूरत से वाकिफ नहीं होंगे। डीनू बोला, जब बात मफरूजों की है तो हवाई अड्डे से पीछा करने वाले एजेंटों को हमारी शनाख्त हो सकती है, और यकीनन होटल के दरवाजे और सुल्तान दादा के अड्डे के बाहर वो अफराद मौजूद होंगे। मैंने मशवरा दिया, फिर लिबास तब्दील करके बैग यहीं छोड़ देते हैं। डीनू अस्बात में सर हिलाते हुए बैग उठाकर गुस्ल खाने में घुस गया। मैंने वहीं कपड़े तब्दील कर लिए। नीली जीन्स पर फूलदार कमीज पहनकर जरूरी कागजात पतलून की जेब में मुंतकिल किए और जाने को तैयार हो गया। डीनू गुस्ल खाने से निकला तो उसका हुलिया भी मुझसे मिलता जुलता था। वो बोला, 10 मिनट के बाद निकलना, और हाथ लहरा कर वो निकल गया। मैं उसकी खैरियत की दुआ करता हुआ मुस्तरिब अंदाज में टहलने लगा। अलादीनो से जज्बाती लगाव ना होने के बावजूद वहाँ वो मेरा अकेला दोस्त, मददगार, बल्कि सब कुछ था। हमारा मकसद, हदफ और मंजिल एक थी। इस वजह से हमारे दुख, दर्द और गम अलम भी सांझी हो गए थे। अनजान होकर भी इतना अपनापन पाकिस्तान आर्मी के हर जवान, ओहदेदार और ऑफिसर में पाया जाता है। हर शहीद होने वाले की लाश हमें अपनी लाश नजर आती है। हर घायल के जख्म हमें अपने बदन पर दिखाई देते हैं, और हर मुब्तलाए दर्द की अजियत हमें भी महसूस होती है। डीनू के जाने के बाद मैंने चंद मिनट इंतजार किया और फिर बाहर निकल आया। अंदाजे से चलता हुआ मैं होटल के हॉल में पहुंचा। उस वक्त रश न होने के बराबर था। दोपहर के खाने का वक्त गुजर गया था और रात के खाने का वक्त अभी दूर था। हमसे जरा सी गलती हो गई थी। घंटे डेढ़ बाद निकलते तो रश ज्यादा होता। ऐसी सूरत में हम ज्यादा महफूज रहते, मगर अब कदम बढ़ा दिए थे और वापस लौटना मुनासिब नहीं था। ये एहतमाल भी जहन में जागा कि ज्यादा देर करने की सूरत में कोई और उफ्ताद भी सर पर पड़ सकती थी। इस्तकबालिया पर 2-3 बंदे खड़े थे और इस्तकबालिन से कुछ इस्तफसार कर रहे थे। मैं धीमे कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त एक जोड़ा भी दरवाजे का रुख करता नजर आया। लड़की ने चुस्त जीन्स और उसके ऊपर निस्फ बाजुओं की बनियान पहनी हुई थी। खिलती हुई सांवली रंगत, मुस्कुराता चेहरा और दिलफरेब बदन दावत नजारा दे रहा था। लड़की लड़के की दोस्ती तो अब वतन अजीज में भी मायूब नहीं समझी जाती, और नेक बीबियां धड़ल्ले से अपने मर्द दोस्तों को मुतारिफ करवाती फिरती हैं। इंडिया तो इस मामले में हमसे कई कदम आगे है, बल्कि हमारा रहबर, रहनुमा और उस्ताद है कहूँ तो बेजाना होगा। उन्हीं की फिल्में देख देख कर पाकिस्तानी कौम में भी ये शऊर जागा है कि निकाह और शादी को सानवी बल्कि कैदोबंद का दर्जा दे दिया जाए। मैंने कदमों की रफ्तार गैर महसूस अंदाज में सुस्त की, यूं कि वो मेरे साथ से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। लड़की मर्द के बाएं जानिब चल रही थी। मैं कदम 2 का फासला रख कर उसके दाएं चलने लगा। उस लड़की की मौजूदगी में मुश्किल था कि कोई मेरा चेहरा देखना गवारा करता। दाखिली दरवाजे से निकलकर मैंने दाएं बाएं निगाहें घुमाई, अलबत्ता चेहरे को फितरी अंदाज में सामने ही रखा। एक इंसान की आंखें गर्दन घुमाए बगैर 180 डिग्री का नजारा कर सकती हैं। पार्किंग में इक्का दुक्का अफराद गाड़ी खड़ी करके होटल के दरवाजे
दरवाजे का रुख करते नजर आए। चंद एक गाड़ियों में बैठ रहे थे। 2 अफराद मोटरसाइकिल की सीट पर बैठे गपशप कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें गैर महसूस अंदाज में हर आने जाने वाले पर गड़ी थीं और वही मुझे मशकूक भी लगे। एक क्लीन शेव जबकि दूसरे ने काफी बड़ी मूछें छोड़ी हुई थी। दाढ़ी दूसरे की भी साफ थी। मैं कदम बढ़ाकर नौजवान जोड़े के साथ चलने लगा, गोया उनका साथी हूँ। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तारी किए मैं उनसे आध कदम पीछे चलता रहा। प्रेम पंछी एक दूसरे की जात में उलझे हुए थे। निगरानी करने वालों ने हमें नजर भर कर देखा, लेकिन कोई रद्द अमल जाहिर न किया। यकीनन लिबास तब्दील करना मुफीद रहा था। मेरा और अल्लाडीनो का कद भी दरमियाना था और शक्ल सूरत भी आम सी थी, और किसी भी जासूस के लिए ऐसा होना निहायत सूदमंद रहता है। गैर मामूली लंबा या ठिगना होना इंसान की शख्सियत को आसान कर देता है। यूं ही खूबसूरती और बदसूरती भी पहचान को सहल कर देती है। नौजवान लड़का फरबही माइल और दराज कामत था, और उसी की वजह से निगरानी करने वालों ने हमें अहमियत नहीं दी थी कि उनकी नजर में लड़का मेरा साथी था। यकीनन उन्हें हमारा हुलिया बताया गया होगा, और मेरा साथी नजर आने वाले लड़के की कामत हमसे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती थी। उसकी वजह से मैं भी शक की जद से दूर रहा था। गो मामला इसके बरक्स भी हो सकता था कि वो दोनों हकीकत में खुफिया एजेंसी के अफराद न होते और मुझे हालात की वजह से ऐसे लग रहे होते। लेकिन चंद लम्हों बाद मेरे अव्वल जिक्र अंदेशे हकीकत का रूप धार गए थे। पार्किंग से निकलकर प्रेमी जोड़ा जूं ही सड़क पर चढ़ा, दाएं जानिब से धीमी रफ्तार में चलती हुई एक टैक्सी करीब आई। लड़के ने हाथ लहराया, ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और दोनों अकबी नशिस्त पर बैठ गए। मैंने मुड़कर देखा, दोनों मोटरसाइकिल सवार मेरी जानिब ही मुतवज्जे थे, और प्रेमी जोड़े ने जाने में जिस सुर्रत और मुझसे लाताल्लुकी का मुजाहरा किया था वो उन्हें चौंका गया था। मेरा उनके हमरा यूं चलना जैसे उनका साथी हूं और फिर एकदम अकेला रह जाना मुझे मजीद मशकूक बना रहा था। मैं सड़क के दूसरी जानिब यूं खड़ा हो गया जैसे टैक्सी का इंतजार कर रहा हूं। बज़ाहिर बेपरवाह और गैर मुताल्लिक सा, लेकिन बबातिन उन्हीं की तरफ मुतवज्जे रहा। लम्हे भर के मशवरे के बाद क्लीन शेव टहलने के अंदाज में मेरी तरफ आने लगा। यकीनन उसका इरादा मुझे मुखातिब करके जांचने का था। मेरा मजीद ठहरना मुनासिब नहीं था, लेकिन हरकत करना उनके शक को तक़वियत दे जाता। मैंने नजर घुमाई और बाईं जानिब से करीब आते खाली रक्शे को देखकर उसके रुकने की दुआ मांगी। हाथ लहराने पर रक्शे की रफ्तार कम हुई और वो मेरे सामने आ रुका। दुश्मन सड़क के करीब आ चुका था। रक्शे को देखते ही अपने साथी को बुलाने लगा। मैंने सीट संभालते ही रक्शे ड्राइवर को तेज चलने को कहा। बिलाशुबा रक्शा मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर सकता था, वो जल्द ही हमें आ लेते। मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जो गलियों, सड़कों और हर किस्म की जगहों पर तेज रफ्तारी से हरकत कर सकती है। मेरा दिमाग सुरत से इन हालात से जान छुड़ाने की तरकीब सोच रहा था। एक जासूस की जिंदगी में ऐसे लम्हात बहुत नाजुक और खतरनाक होते हैं। एक गलत फैसला ऐसे अजाब में फंसा सकता है कि मौत भी जिंदगी से बेहतर लगने लगती है। मैंने सिख ड्राइवर को ताकीद की, सरदार जी जरा तेज चलो। रफ्तार बढ़ाते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया। जाना किथे बाऊ? मैंने कहा दाएं मुड़ जाओ। उसे हिदायत देते हुए मैंने अकब में देखा, मूंछों वाला अपने साथी को बिठा रहा था। रक्शे ने मोड़ काटा। मैंने घबराहट भरे लहजे में कहा, यहीं रोक दो। ड्राइवर ने ब्रेक दबाते हुए घबराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने 50 का नोट ड्राइवर की गोद में फेंका और जवाब दिए बगैर नीचे छलांग लगा दी। फुटपाथ पर काफी रश था। मैं भीड़ में शामिल हो गया। उसी वक्त मोटरसाइकिल रक्शे के करीब पहुंचकर रुक गई थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में रफ्तार बढ़ा दी। 50-60 कदम चलते ही मैं एकदम फुटपाथ से उतरकर मार्केट में घुस गया। उसी वक्त मुझे अकब से वो जा रहा है की आवाज सुनाई दी। मार्केट में घुसते ही मैं जल्दी से तंग गली में घुसा और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में आगे बढ़ने लगा। वो मार्केट की बड़ी गली में तो मोटरसाइकिल दौड़ा सकते थे, लेकिन तंग गलियों में घुसने को उन्हें मोटरसाइकिल से उतरना पड़ता। 4-5 मोड़ मुसलसल काटने के बाद अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बिदकते हुए मुड़ा और सामने बड़ी मूंछों वाले निगरान को देखते ही हैरान रह गया। उसका क्लीन शेव साथी मोटरसाइकिल पर चंद कदम दूर बड़ी गली में बैठा था। दोनों के होंठों पर इस्तेहज़ाई तबस्सुम फैला हुआ था। महाराज काहे की जल्दी है? दास को भी सेवा का मौका दें। सोचने का नहीं, अमल का वक्त था। उनकी तफ्तीश का सामना करना, भागने की तौजीह करना और मुंबई में अपना ठिकाना दिखाना मुमकिन नहीं था। मेरे कागजात सरसरी बासपुर्स तक तो मुझे बचा सकते थे। बारीक बिनी से जांच होने पर पकड़ा जाना यकीनी था। मैंने हैरानी भरे लहजे में उलझन जाहिर की, क्या मैं आपको जानता हूँ? वो तंजिया लहजे में बोला, इसी वजह से तो रोका है कि कुछ अपने बारे में बता सकूं और कुछ आपके बारे में जान सकूं।
میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا پھر کبھی سہی، اور برقی کوندے کی طرح میرا دایاں مکہ اس کی ٹھوڑی کی طرف بڑھا۔ میرے اطمینان نے اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، تبھی وہ دفاع نہ کر سکا۔ عام طور پر دائروی مکہ باکسرز کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ ٹھوڑی کے نچلے کنارے پر لگنے والی ضرب انسان کا جبڑا اتار دیتی ہے، اور کسی کو عارضی بے ہوش کرنے کا یہ تیر بہدف نسخہ ہے، بشرطے کہ مکہ مارنے والے کو مہارت حاصل ہو۔ اناڑی میں بھی نہیں تھا، اس کا ثبوت منہ کے بل گرنے والا مچھڑ کا وجود تھا۔ اس کے گرنے کا نتیجہ دیکھے بغیر میں بھاگ پڑا۔ اچانک شور اور چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ بندہ مار دیا، وہ جا رہا ہے، کوئی پانی لاؤ، یہ بے ہوش ہے، پولیس کو بلاؤ۔ اس جیسے کئی جملے میری سماعتوں میں پڑے تھے۔ رکنے کا مطلب تھا گرفتار ہونا، جس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مارکیٹ کی 2-3 گلیاں میں نے جلدی سے عبور کی اور رفتار کم کر لی کہ بھاگنا مجھے مشکوک بنا رہا تھا۔ ایک دکان کے باہر مختلف بنیانے اور قمیصیں لٹکی دیکھ کر میں اندر گھسا۔ پی کیپ اور نصف بازوؤں والی ہلکے نیلے رنگ کی ایک بنیان خرید کر میں نے فوراً پہنی اور قیمت چکا کر باہر نکل آیا۔ تعقب کرنے والے سب سے پہلے لباس کو تاڑتے ہیں، کیونکہ لباس انسان کی آدھی پہچان کروا دیتا ہے، اور بھیڑ میں شکل سے پہلے لباس پر نظر پڑتی ہے۔ پھولدار قمیض دور سے میری پہچان بن گئی تھی۔ البتہ زیادہ تر مردوں بلکہ عورتوں کی اکثریت تک نے جینز پہنی ہوئی تھی، اس لیے میں نے زیریں لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ مارکیٹ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل کر میں نے سڑک عبور کی اور مخالف جانب موجود مارکیٹ میں گھس گیا، اور اس کے بھی دوسرے دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ تھوڑا پیدل چلتے ہی ایک خالی رکشہ نظر آیا اور ہاتھ لہرا کر میں اندر بیٹھ گیا۔ کسی اچھے سے ہوٹل میں لے جاؤ۔ سیٹ سے ٹیک لگا کر میں نظریں گھماتے ہوئے دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگا۔ نہ جانے اللہ ڈینو کا کیا ہوا تھا، اس کا گرفتار ہونا امکان سے باہر نہیں تھا۔ اس کی خیریت معلوم کرنے کو میں نے موبائل فون نکالا، اس کے 2 پیغام آئے ہوئے تھے۔ بھاگ دوڑ میں مجھے پیغام کی گھنٹی سنائی نہیں دی تھی۔ پہلا پیغام تھا کہ بیگم سے ڈرنے والے زن مرید کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 سالے جناب کو پھینٹی لگانے کے لیے گھر کے سامنے موٹر سائیکل لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا پیغام تھا، دوست سالوں کے ذکر پر تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا ہے۔ بظاہر مزاحیہ پیغام کے پس پردہ اس نے مجھے نگرانی کرنے والوں کی بابت اطلاع دی تھی۔ انصاری صاحب نے ہمیں موبائل فون کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی تاکید کی تھی، اسی وجہ سے اللہ ڈینو نے بار بار پیغامات یا کال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے پیغام سے اتنا تو واضح ہو گیا تھا کہ وہ بخیریت نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس تک اپنی خیریت پہنچانے کو میں نے شکریہ جناب کا پیغام بھیجنا ضروری سمجھا۔ ڈرائیور نے 15-20 منٹ میں رکشہ ایک ہوٹل کے سامنے روکا۔ کرایہ ادا کر کے میں اتر گیا۔ رکشے کے آگے بڑھنے تک میں ہوٹل کے دروازے کی طرف چلتا رہا، مگر جیسے ہی رکشہ ذرا دور ہوا میں سڑک عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گیا۔ فرلانگ بھر چلتے ہی ایک دوسرا ہوٹل نظر آ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، بھاگ دوڑ میں دوپہر کا کھانا ہضم ہو چکا تھا، اور اس وقت اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس طرح خطرے سے بال بال بچا تھا، ایسے حالات میں عام آدمیوں کی بھوک اڑ جایا کرتی تھی، مگر میں تربیت یافتہ سنائپر تھا، اور ایک سنائپر کی زندگی میں خطرات اس تسلسل سے برستے ہیں کہ سامنا کرنا بازار جا کر خریداری کرنے جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے دریا میں گھسنے والوں کا چھینٹوں سے ڈرنا حماقت کہلاتا ہے، یوں ہی ایک سنائپر کا خطروں سے پہلو تہی کرنا نہ صرف بزدلی بلکہ اس کے اناڑی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ گو میرا حالیہ مشن بہت مختلف اور الجھا ہوا تھا، لیکن جان جانے کا خطرہ کسی بھی دوسرے مشن سے کم نہیں تھا۔ جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں کی خاک تو میں نے بہت چھانی تھی، لیکن تربیت یافتہ شہر میں دوسرا مشن تھا۔ اس سے پہلے میں انڈیا کے شہر امبالہ میں رنجیت چوپڑا نامی دہشت گرد کا پتہ صاف کر چکا تھا، البتہ وہ حالیہ مشن کے مقابلے میں بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ میرا ہدف بالکل واضح اور سامنے تھا، جبکہ مس پرما کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھیریندر شکلا بھی رنجیت چوپڑا سے کئی گنا زیادہ اہم اور بڑی شخصیت تھا۔ انڈیا جیسے بڑی آبادی اور رقبے والے ملک میں انہیں ڈھونڈنا کافی دشوار تھا، اور ڈھونڈنے سے زیادہ مسئلہ اس کے خاتمے کا تھا۔ ایسے حالات میں یقیناً میری ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔ ہال میں بیٹھ کر میں نے دال چاول اور تلی ہوئی مچھلی منگوا لی۔ کھانے کے دوران نظریں تسلسل سے ہال میں گھومتی رہیں، لیکن بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ ہال میں کوئی میز خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ درمیانے درجے کے ہوٹلوں میں عموماً یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ ہال کی دیواروں کے سامنے چند بڑی LEDs لگی تھیں۔ ایک LED مجھ سے نزدیک تھی۔ بے دھیانی میں اسکرین کو گھورتے ہوئے اچانک ایسی خبر چلنے لگی جس نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے مارکیٹ میں ایجنسی کے آدمی سے میری لڑائی کا ویڈیو کلپ چلایا جا رہا تھا۔ ہندی رسم الخط تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا، البتہ خبر پڑھنے والی کی گفتگو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اس کے مطابق خطرناک پاکستانی دہشت گرد نے ایک عام آدمی کو اس بنا پر مکہ مار کر قتل کر دیا کہ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ CCTV کیمرے کی ویڈیو بہت زیادہ صاف نہیں ہوتی،
میرا چہرہ بھی زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن کوئی باریک بین اور ہوشیار شخص شناخت کر سکتا تھا۔